तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने रैखिक प्रोग्रामन का भाग 3। तो हम पिछले 2 भाग पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि मतलब वो ग्राफ पेपर होता है। तो ग्राफ पेपर की मदद से अपन रैखिक प्रोग्रामन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इन समस्याओं को हल करेंगे, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा उदाहरण जो कि हम पिछले 2 भागों से देख रहे हैं, यही उदाहरण हम इस भाग में भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे दोबारा देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें एक फर्नीचर व्यापारी के बारे में बताया गया है, जो मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो निवेश के लिए उसके पास रुपये 50,000 और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। तो उसके पास 50,000 रुपये हैं और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। तो एक मेज पर वह रुपये ढाई 2500 और एक कुर्सी पर रुपये 500 की लागत आती है। तो वह अगर एक मेज खरीदता है तो उसको 2500 रुपये की पड़ती है, और अगर वह एक कुर्सी खरीदता है तो रुपये 500 की पड़ती है। तो अनुमान लगाता है कि एक मेज बेचकर वह रुपये 250, तो एक मेज अगर वह बेचता है तो 250 के लाभ उसे होगा, और एक कुर्सी को बेचता है तो 75 का लाभ उसे होगा। तो यहाँ पर जो भी अपना फलन बन रहा था उसे अपन को अधिकतम करना है। तो यहाँ पर हमें अपने निवेश के रूप में लिए गए हैं 50,000 रुपये। उसके हमने फलन बनाए थे। जो तो पहला अपना आया था 5x जोड़ y, जो कि अपनी 100 या 100 से कम होना चाहिए, और x जोड़ y जो कि अपनी 160 या 60 से कम होनी चाहिए, और x और y जो अपने 0 हो सकते हैं या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं। तो ये अपने चाहे चार चार रहेंगे यहाँ पर, हाँ 4 रहेंगे। 4 व्यवधान थे। तो इस निकास के आरेख छायांकन क्षेत्र। तो यहाँ पर इन चारों मतलब इसका कहने का मतलब छायांकित मतलब इन चारों के बीच में जो भी अपना क्षेत्र आएगा, उसके असमीकरणों 1 से 4 तक के द्वारा नियत सभी अर्धतलों के ओवरलैप बिंदुओं को निर्मित हैं। मतलब उनके बीच में जो भी बिंदु आएंगे वह सब इन चारों को सेटिस्फाई करेंगी। तो इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु व्यापारी या फिर व्यवसायी के मेज और कुर्सियों का निवेश करने के लिए सुसंगत विकल्प प्रस्तुत करता है। तो ठीक है, इसलिए वह क्षेत्र समस्या का संगत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आकृति 12.1 एक क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु समस्या का संगत हल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि इसे अपन को ग्राफ पेपर पे मतलब जिसे हम आलेखीय विधि है, मतलब उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। उसके अंदर जो भी छायांकित क्षेत्र आएगा, उसमें जो भी पॉइंट होंगे वह सभी इस चार इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्राफ कैसे बन गया। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अपनी पहली इक्वेशन दी गई है 5x जोड़ y, जो कि 100 या 100 से कम है। तो इसे आप बहुत सारे तरीके से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। मैं सबसे सरल तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर x और y दोनों के ऊपर कोई भी घात नहीं है, मतलब कि यह एक सीधी लाइन की इक्वेशन होने वाली, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो पहली बार अपन क्या करेंगे, पहली बार अपन करेंगे x को 0 रख दो। x को अपन ने 0 रख दिया, तो x को अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 100 या 100 से कम। तो एक अपना आ जाएगा 0.100, नहीं 0,100। तो यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट अपन ने मार्क किया है 0,100, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे ऊपर 0,100, जिसमें y की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 0 है। तो आगे देखिए, तो इसे हम कैसे देखेंगे, और इसमें हम रख देंगे x को द्वारा, हाँ इसमें इस बार रखेंगे अपन y को 0। तो y को अगर 0 रखते हैं तो ये होगा 5x, जो कि अपनी 100 या 100 से कम होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा 20,0, क्योंकि y की वैल्यू अपने 0 रखी है और x की वैल्यू अपने जो भी निकाली वो 20 आ गई है। ठीक है, तो अपन अब प्लॉट करेंगे कितना 20,0। तो देखिए यहाँ पर जो भी वो ही देखिए, वो ही सीधी लाइन जो सीधी नीचे आ रही थी, वो 20,0 पे बिंदु एक प्लॉट हुई। तो देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन अपन ड्रॉ कर देंगे तो ये अपना ग्राफ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी अगली इक्वेशन देखते हैं।
तो अगली दी गई है x जोड़ y जो अपनी 60 या 60 से कम होनी चाहिए। तो इस पे भी अपन मतलब सेम मेथड अपनाएंगे ताकि ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो पहले अपन रखेंगे x की वैल्यू को 0। तो जैसे ही अपन x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। मतलब पॉइंट क्या आ गया अपना 0,60। तो 0,60 तो 0 अपना x जो कि यहाँ पे जाएगा 60 बाई पर। तो ये रहा अपना 0,60 जो अपन पॉइंट कर चुके हैं, इसे अपन ने नाम दे दिया है c। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है 0,7। और अगर हम x प्लस वाई में इस बार y को 0 रखते हैं तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो इस बार अपना पॉइंट आएगा 60,0। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो 60,0 अपन ने कैसे प्लॉट किया, तो यहाँ पर देखिए जो भी अपना ये वाला पॉइंट है इसे अपन ने प्लॉट कर दिया 60,0। वही सीधी लाइन देखिए नीचे तक आ गई है पूरी। ठीक है, अपने थर्ड क्या है क्वेश्चन, x 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो कि अपनी सिंपल x की लाइन हो जाएगी। और ऐसे ही अगला y 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए जो कि अपनी y की लाइन हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी छायांकित क्षेत्र है इसको अपन ने कैसे कलर कर दिया। तो और आपको जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि इसी छायांकित क्षेत्र में जो भी व्यापारी की संभावना है, मतलब कितनी कुर्सी खरीदें कितनी मेज खरीदें, सभी इसी छायांकित क्षेत्र के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पे दिया गया था 5x जोड़ बाई जो अपनी 100 या से उससे कम होना चाहिए। तो अपन ने ए लाइन खींची है। तो 5x जोड़ बाई अगर अपन इसके इस साइड जा रहे हैं तो वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर अपन इस साइड आ रहे हैं तो 100 से कम होगा। तो अपन को उसको उसके उल्टे हाथ की तरफ ही पूरा छायांकित क्षेत्र लेना है। और फिर अगली इक्वेशन हो गई x जोड़ y जो कि अपनी 60 या 60 से कम होनी चाहिए। ये भी सेम है, अपन ने सीधी लाइन ऐसी खींची है जो भी 60 से कम होनी चाहिए। तो छायांकित क्षेत्र अपना और छोटा हो गया। अब नीचे, अब अपन को सोच रहे हैं कि नीचे बहुत सारी तक कलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों 0 से बड़े हैं। तो अपना x और y दोनों 0 से बड़े होने के कारण छायांकित क्षेत्र काफी छोटा हो गया है। जितनी भी अपनी संभावनाएं हैं पूरी छायांकित क्षेत्र के अंदर ही आएंगी। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। कैसे अपन x को 0 रखेंगे, y को वैल्यू निकालेंगे, और y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जिससे अपन बिल्कुल आसानी से अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए पूरी और यहाँ पर x और y किसी पे भी कोई भी घात नहीं है। और जब भी किसी पे कोई घात नहीं होती तो ये आप समझ जाएगा कि ये एक सीधी लाइन की इक्वेशन है। तो देखिए पूरी की पूरी सीधी लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने निम्न को परिभाषित करते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र अपना क्या होता है, जो भी अपना कलर क्षेत्र है जिसके अंदर पूरी की पूरी चार इक्वेशन सही हैं, तो वह अपना सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तो सुसंगत क्षेत्र समस्या के लिए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का विरोध है। x और y 0 से बड़े होने चाहिए और सभी व्यवरोधों द्वारा नियम उपयुक्त क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र को अपन हल क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि जितने भी अपने रैखिक प्रोग्रामन का हल आएगा वह सुसंगत क्षेत्र के अंदर ही आएगा। आकृति 12.1 जो कि अपने यहीं पे देखा 12.1 की आकृति है। मैं क्षेत्र ओ ए बी सी। तो ओ माना अपन ने जहाँ पे 0,0 था, और बी माना जहाँ पर अपना 10,50 था। 10,50 क्या है, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, और ए माना अपन ने 20,0 और अपन ने सी माना 0,60। तो समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र है, तो ये जो भी गलत क्षेत्र आया वो अपने लिए सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत क्षेत्र के अतिरिक्त जो क्षेत्र उसे असंगत क्षेत्र कहते हैं। असंगत क्षेत्र कैसे, जहाँ पे कोई मान लो, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए लाइन जो अपनी सबसे पहली लाइन आई थी 5x जोड़ बाई जो कि 100 या 100 से कम होनी चाहिए, ये अपनी सीधी लाइन है। इसके बीच में भी कुछ कलर छूट गया है। तो यहाँ पर जो भी कलर छूट गया है, यहाँ पर ए वाली x जोड़ बाई जो अपनी 60 है, वो वाली इक्वेशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो उससे ज्यादा ही हो रही है। तो इसे असंगत क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर हल समूह नहीं है। तो ओ ए बी सी जो अपना असंगत क्षेत्र है के सभी बिंदु समस्या के सुसंगत हल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सभी बिंदु समस्या है वह सुसंगत हल को प्रदर्शित करते हैं। तो उदाहरण के लिए बिंदु 10,50 समस्या का एक सुसंगत हल है, और इसी प्रकार बिंदु 0,60 20,0 इत्यादि भी हल है। तो यहाँ पर देखिए जहां जहां पर अब सुसंगत क्षेत्र जहां जहां पर आए उनके कॉर्नर
कॉर्नर में आप देखेंगे तो सी आया अपना 0,60, बी आया अपना 10,50, ए आया अपना 20,0 जी और ओ है अपना 0,0। तो यहाँ पे जो भी चारों कॉर्नर होंगे, यही एक कॉर्नर में जो भी अपना उद्देश्य फलन था उसकी अधिकतम मान होगा और उद्देश्य फलन का सबसे न्यूनतम मान भी होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपन ग्राफ की मदद से कैसे निकालते हैं। अभी इन चारों पॉइंट की हेल्प से अपन निकाल देंगे कि कहाँ पे अपना अधिकतम मान है और कहाँ पर अपना सबसे कम मान है। तो संगत हल के बाहर का कोई भी बिंदु असंगत हल कहलाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी एक ना एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। इतना आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए बिंदु 25,40 समस्या का असंगत हल है। 25,40 है। अब आप 25,40 देखिए तो यहाँ से कुछ यहाँ पर आएगा जहाँ पर अपना x जोड़ y 60 ये अपना ठीक है एक इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है। लेकिन जो अपनी 5x जोड़ y 100 से कम होनी चाहिए, ये अपना उस इक्वेशन के अंदर नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इष्टतम या फिर अनुकूलम सुसंगत हल। तो सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु उद्देश्य फलन का इष्टतम मान अधिकतम या न्यूनतम दे, इसे इष्टतम हल कहलाता है। तो अतः हम देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी में प्रत्येक बिंदु 1 से 4 जो अपने चारों बिंदु थे, जो चारों कॉर्नर थे, चारों कोने थे, तक में प्रत्येक सभी व्यवरोधों को सुसंगत कहलाता है। और ऐसे अनंत बिंदु हैं। देख लीजिए इसके अंदर अपन कोई भी छोटी से छोटी ऐसी अनंत बिंदु ले सकते हैं, जितना भी अपना कलर्ड क्षेत्र है। तो यह स्पष्ट नहीं है कि हम उद्देश्य फलन z 250x और जोड़ 75y को अधिकतम मानने वाले बिंदु को किस प्रकार ज्ञात करने का प्रयास करें। इस स्थिति में को हल करने के लिए हम निम्न प्रमेयों का उपयोग करते हैं, जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने में मूल सिद्धांत है। इन प्रमेयों को उत्पत्ति एक पुस्तक के विश्वविद्यालय से बाहर है। हाँ ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मतलब आप वो सोच रहे होंगे कि इतने सारे पॉइंट्स में से अपन कैसे निकालेंगे कि किस पे अधिकतम है या फिर किस पे सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी की किताब है, उसी में लिख रखा है कि इन प्रमेयों की उत्पत्ति इस पुस्तक के विषय वस्तु से बाहर है। लेकिन अपन फिर भी समझेंगे, क्योंकि अब कुछ वस्तु के मन में जो ज्यादा ज्ञान लेने की जिज्ञासा रखते हैं, उनके मन में यह डार्क कंफ्यूजन रहता है कि कैसे कौन से कॉर्नर पे कितना अधिक को उद्देश्य फलन अधिकतम कैसे हो गया, फिर न्यूनतम कैसे हो गया। तो ये अपन अगले भाग में देखेंगे, वो मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो प्रमेय एक। तो अभी आगे वाले प्रमेय देखते हैं। तो प्रमेय एक में हम देखते हैं, माना कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए आर सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज है और माना कि जेड ए एक्स प्लस बी वाई उद्देश्य फलन है। जब z का एक इष्टतम मान अधिकतम या फिर न्यूनतम हो, जहाँ व्यवरोधों को संतुलित चर x और y रैखिक समीकरणों द्वारा व्यक्त हो, तब वह इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र के कोनों शीर्ष पर अव्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगला प्रमेय देखते हैं। तो माना कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए आर सुसंगत क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी अपना सुसंगत क्षेत्र है वो अब आर, उसको अपन ने आर मान लिया है, तथा जेड बराबर ए एक्स जोड़ बी वाई उद्देश्य फलन है। यदि यदि आर परिबद्ध क्षेत्र हो तथा उद्देश्य फलन जेड आर में से दोनों अधिकतम और न्यूनतम मान रखता है और इनमें प्रत्येक आर के कोणीय कॉर्नर बिंदु सी पर स्थित होता है। तो मैंने ये बता दिया कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पर एक कॉर्नर पे ही क्यों न्यूनतम या फिर अधिकतम मान स्थित रहता है। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसकी कोई आप दिक्कत ना रखिए। वो एक टिप्पणी भी दी गई है। तो यदि आर अपरिबद्ध है तथा उद्देश्य फलन का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं भी हो सकता है, ठीक है, फिर भी यदि वह विद्यमान है तो आर के कोणीय बिंदु पर होना चाहिए। ठीक है, कोणीय बिंदु पे होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कोणीय पे ही होगा। ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में परिवर्तित सुसंगत क्षेत्र में कोणीय बिंदु ओ ए बी सी, जो भी अपने चारों कोने आ रहे थे उन्हें अपन ने ओ ए बी सी माना था, और बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना सरल है। यदि ओ 00, 20,0, 10,50 और 0,60 क्रमश कोणीय बिंदु है, ठीक है, इन्हें चारों पर हल निकालेंगे। अब इनमें इन बिंदुओं पर जड़ का मान ज्ञात करते हैं।
0,0 तो 0,0 पे हम निकालेंगे जो कि अपना था, अपने सबसे पहले फल क्या था 5x जोड़ y, नहीं ये अपना उद्देश्य फल नहीं था, उद्देश्य फल अपना था 250x जोड़ 75y जो कि अपने को अधिकतम करना है। तो सबसे पहले अपने 0 पे निकाला तो वह 0 आया, 0,60 पे निकाला तो वह 4500 आया, 0,50 पे निकाला तो वह 6250 आया, 20,0 पे निकाला तो वह 5000 आया। तो यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हैं कि 6250 जो कि यहाँ पे अधिकतम है, तो वह 10,50 पे आ रहा है। 10 मतलब x, 50 का मतलब y। तो यहाँ पे हम निरीक्षण करते हैं कि व्यवसाय का निवेश योजना 10,50 अर्थात 10 मेज़ों और 50 कुर्सियों को खरीदने में अधिकतम लाभ देगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अगर वह 10 कुर्सी खरीदता है, 10 मेज़ खरीदता है और 50 कुर्सी खरीदता है, तो उसका सबसे अधिकतम लाभ होने वाला है। इस विधि में निम्न पदों पर समाविष्ट है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कीजिए और उसके कोणीय बिंदु को निरीक्षित के अलावा दो रेखीय के समीकरणों को हल करके उस बिंदु का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने को कोणीय बिंदु को प्राप्त करना है अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके चारों लाइनों को, ठीक है। अपना जो भी उद्देश्य फलन दिया गया है, यहाँ पर दिया मान लो उद्देश्य फलन इस रूप में होता है z बराबर ax प्लस by। तो मान प्रत्येक कोणीय बिंदु पर ज्ञात कीजिए। तो इसे चारों कोणीय बिंदु पर मान ज्ञात करेंगे और माना कि m और स्मॉल m कह सकते हैं तो छोटा m क्रमांक इन बिंदु के अधिकतम और न्यूनतम मान प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम मान आप देखे होंगे 0। अगर वह 0 मतलब क्या है 0,0 पर मतलब कि वह एक भी कुर्सी नहीं खरीदता या फिर एक भी मेज नहीं खरीदता, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा अगर वह एक भी कुर्सी नहीं खरीदेगा, एक भी मेज नहीं खरीदेगा तो उसका लाभ 0 होने ही वाला है। तो अपना जो भी बड़ा वाला m है वह अपना 6250 आ जाएगा, छोटा वाला m अपना 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो जब सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, m और स्मॉल m z के अधिकतम और न्यूनतम मान है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो हम निम्नलिखित विधि का उपयोग करते हैं। m को z का अधिकतम मान लेते हैं और ax जोड़ by इज ग्रेटर देन m। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। द्वारा प्राप्त अर्ध तल का कोई बिंदु सुसंगत क्षेत्र में ना पड़े, अन्यथा z का कोई अधिकतम मान नहीं है। तो यहाँ पे z का अधिकतम मान निकालने के लिए अपने को कोणीय बिंदु का ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार m को z का न्यूनतम मान लेते हैं यदि ax जोड़ by m से कम है, जो कि m से कम हो सकता है। तो ना प्राप्त खुले अर्धतल में सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं है। अगर देखिए कोणीय बिंदु के अलावा अगर और कोई बिंदु मिली पूरे कलर क्षेत्र में, तो वो सॉरी तो और कोई कलर क्षेत्र में और कोई बिंदु मिली तो वह उसका कोई भी न्यूनतम या फिर कोई अधिकतम मान नहीं होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने की आलेखिक विधि। तो यहाँ पे हमने पढ़ा जो भी इसके व्यवरोध दिए गए हैं, उन्हें अपन चारों व्यवरोधों को एक ग्राफ पेपर लेंगे आलेखिक विधि, जिसे हम आलेखिक विधि कहते हैं। उन चारों व्यवरोध को अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जो भी अपना रैखिक क्षेत्र आएगा, उसके अंदर अपन उद्देश्य फलन का हल निकालेंगे। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम पढ़ने वाले हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, व्याख्या करें कि रैखिक फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान सुसंगत डोमेन के कोने पर ही क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया कि कोनों पे क्यों होता है, यहाँ पर अपन ने मान लिया है कोनों पे क्यों होता है और अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है कि यह अपना विषय में नहीं है। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि कोनों पे क्यों होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और वो सोचते रहते हैं कि कोनों पे क्यों होता है, तो यह अपन पढ़ लेंगे। हालाँकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे जो भी समझ नहीं आया दोबारा देखिए और एक बार खुद अपनी कॉपी पर उन व्यवरोधों को लिखकर उनके आलेखित विधि को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा।